हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। 10 मार्च 2023 को अमेरिका की 16th लार्जेस्ट बैंक सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गई। एज पर दिसंबर 2022 वैल्यूएशन, बैंक के पास टोटल $209 बिलियन के असेट्स थे और ये बैंक यूएस के स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने वाली वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक थी। दुनिया के कई सारे बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट, टेक जायंट्स, यूएस के लीडिंग स्टार्टअप्स और उनके क्लाइंट्स के मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस बैंक में डिपॉजिट पड़े थे। क्या सिलिकॉन वैली बैंक के बंद हो जाने से इन सारे स्टार्टअप फाउंडर्स का सपना भी टूट जाएगा? जहां एक स्टार्टअप के पास ऑलरेडी पैसों की कमी होती है, वहां अगर उनके बैंक अकाउंट में पड़े हुए सारे पैसे डूब जाए तो कैसे कोई स्टार्टअप अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? कैसे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे पाएगा और कैसे वो अपने बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपांड कर पाएगा? ये देखिए, बैंक के बाहर लोग अभी भी अपने पैसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अब भी ये होप है कि शायद यूएस गवर्नमेंट या फेडरल रिजर्व कुछ करेगा और उनके पैसों को डूबने से बचा लेगा। लेकिन दूसरी तरफ पूरी यूएस इकोनॉमी में टेंशन का माहौल है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में गिरावट का माहौल है। क्या सच में स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है? क्या फिर से पूरी दुनिया को 2008 के उस दर्दनाक दौर से गुजरना पड़ेगा, या फिर यूएस गवर्नमेंट और मार्केट रेगुलेटर्स इसको संभाल लेंगे? आइए जानते हैं हमारे आज के वीडियो में। सिलिकॉन वैली बैंक यूएस की 16th लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक थी, जिसकी हेड ऑफिस सांता कार्ला, कैलिफोर्निया में थी। इस बैंक की शुरुआत आज से करीब 40 साल पहले 1983 में हुई थी। एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप ने वेंचर कैपिटलिस्ट बैक बड़े बड़े बिजनेसेस से डिपॉजिट कलेक्ट करने की मेन स्ट्रेटेजी के साथ इस बैंक की शुरुआत की थी। कुछ सालों तक बहुत ही अच्छा बिजनेस करने के बाद ये बैंक वेंचर कैपिटलिस्ट को भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा। देखते ही देखते इस बैंक का कस्टमर बेस बढ़ते गया और कई सारे स्टार्टअप्स भी बैंक के कस्टमर बन गए। 1986 से 1990 तक बैंक ने कई सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया और 1990 में तो बैंक के टोटल एसेट का ऑलमोस्ट 50% रियल एस्टेट लोन के फॉर्म में था। लेकिन 1992 में कैलिफोर्निया में रियल एस्टेट मार्केट में मंदी की वजह से कई सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की वैल्यू गिर गई और उसमें बैंक को करीब $2.2 मिलियन का लॉस हुआ। इस हादसे के बाद बैंक के इन्वेस्टर्स ने कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज करने का प्रपोजल लाया और तब 1993 में जॉन सी डेन को बैंक का नया सीईओ बनाया गया और रॉजर वी स्मिथ को कंपनी का वाइस चेयरमैन। 1995 में जब यूएस में .com बबल बन रहा था, तब सिलिकॉन वैली बैंक ने भी इसका फायदा उठाया। बैंक ने कई सारे टेक स्टार्टअप्स को लोन दिए, इंक्लूडिंग सिस्को सिस्टम, बे नेटवर्क्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन बैंक ने अपने बिजनेसेस को तेजी से ग्रो करने के लिए जरूरत से ज्यादा रिस्क लिया और कई सारे लॉस मेकिंग टेक कंपनीज को भी लोन दे दिया। फाइनली कुछ ही समय बाद जब .com बबल बर्स्ट हुआ, तब कई सारी टेक कंपनीज बैंकरप्ट हो गई और इस वजह से भी बैंक को बहुत सारे लॉसेस हुए थे। वैसे तब तो सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर्स लिस्टेड नहीं थे, मगर बैंक की होल्डिंग कंपनी एसवीबी फाइनेंस ग्रुप के शेयर लिस्टेड थे, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% तक का शार्प फॉल आया था। इस सब के बावजूद भी बैंक ने हार नहीं मानी थी। साल 2000 में केन विल्कॉक्स को कंपनी का नया सीईओ बनाया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी केन विल्कॉक्स ने बैंक का फोकस अलग अलग सेक्टर पर डाइवर्सिफाई करने के बजाय सिर्फ आईटी सेक्टर पर ही रखा। अब धीरे धीरे बैंक अपनी ब्रांचेस भी बढ़ाते जा रही थी। 2002 में सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस की शुरुआत की और 2004 में बैंक ने अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपांड करने के बारे में सोचा। बैंक ने इंडिया के आईटी हब बेंगलुरु, लंदन, बेजिंग और इजराइल में भी अपनी ब्रांचेस ओपन की। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने की कगार पर ही थी, लेकिन तब यूएस गवर्नमेंट ने ट्रबल एसेट रिलीफ प्रोग्राम के थ्रू बैंक में $235 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जिसके बदले गवर्नमेंट ने बैंक के प्रेफरेंस शेयर्स और वारंट खरीद लिए। इन शेयर्स पर बैंक ने गवर्नमेंट को करीब $10 मिलियन का डिविडेंड भी पे किया था और फाइनली 2011 में बैंक ने $300 मिलियन देकर गवर्नमेंट से उन सारे शेयर्स और वारंट्स को रीपर्चेज कर लिया और फाइनली बैंक की ओनरशिप अपने हाथ में ले ली। पिछले कुछ सालों से वैसे तो बैंक की पोजीशन अच्छी ही चल रही थी, लेकिन 2022 में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से यूएस स्टॉक मार्केट भी बेरिश ट्रेंड में ही था, जिसकी वजह से ज्यादातर स्टॉक के प्राइसेस नीचे ही जा रहे थे। एज पर दिसंबर 2022 वैल्यूएशन, एसवीबी के टोटल पोर्टफोलियो का मार्क टू मार्केट लॉस करीब $80 बिलियन तक पहुंच चुका था। इस सब के अलावा पिछले एक साल से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फैसला लिया और मल्टीपल टाइम्स रेट हाइक करते गए ताकि लोगों को लोन महंगी लगने लगे और लोग सिर्फ जरूरत जितने ही गुड्स खरीदे। मार्च 2022 में अमेरिका में फेड रेट सिर्फ 0.5% था, जो कि नवंबर 2022 में 4% तक पहुंच गया
और मार्च 2023 में ये रेट्स करीब 4.5% तक पहुंच चुके हैं। हाई इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से बैंक के ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपने पैसे विड्रॉ कर रहे थे। क्लाइंट की विड्रॉल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बैंक ने करीब $21 बिलियन के यूएस ट्रेजरी बिल के पोर्टफोलियो को लिक्विडेट यानी कि सेल कर दिया। इस ट्रांजैक्शन में बैंक को करीब $1.8 बिलियन का लॉस हुआ। अब इस लॉस की भरपाई करने के लिए बैंक ने $2.25 बिलियन के इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने की अनाउंसमेंट की। यह अनाउंसमेंट सुनकर लोगों को समझ गया था कि अब बैंक बिकने वाली है और इसी डर में इन्वेस्टर्स ने कंपनी के शेयर्स ओपन मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। ड्यू टू दिस मास सेल ऑफ 9 मार्च 2023 को यूएस स्टॉक मार्केट खुलने के साथ ही सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर्स में गिरावट शुरू हो गई। मार्केट खुलने के बस कुछ ही समय में इस बैंक का स्टॉक करीब 40% डाउन हो चुका था। पूरे यूएस स्टॉक मार्केट में पैनिक का माहौल बन चुका था, जिसकी वजह से जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका जैसी हर ब्लू चिप स्टॉक में 8 to 10% की गिरावट आ चुकी थी। फाइनली मार्केट बंद होते होते सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर 60% गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन ये गिरावट का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन 10 मार्च 2023 को मार्केट खुलने के पहले ही यानी प्री ओपनिंग सेशन में ही सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर 62% क्रैश के साथ खुलने का इंडिकेशन दे रहे थे। लेकिन तभी मार्केट रेगुलेटर ने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्केट के सेंटीमेंट को कंट्रोल करने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक के स्टॉक में ट्रेडिंग ही रोक दी। और फाइनली 10 मार्च 2023 को फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने बैंक का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और बैंक को बंद करवा दिया और सारे डिपॉजिट और विड्रॉल के ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि 2-3 दिनों बाद से डिपॉजिटर्स को $2.5 लाख तक का विड्रॉल अलाउड किया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बैंक के कुछ बड़े ऑफिशियल्स ने अपने शेयर्स कुछ दिनों पहले ही बेच दिए थे, क्योंकि उनको बैंक की हालत का अंदाजा पहले से ही लग गया था। 24 जनवरी को बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर माइकल ड्रेपर ने $20,000 वैल्यू के शेयर्स बेच दिए थे at an average price of $239.20 पर शेयर। फिर से 3 फरवरी को भी माइकल ड्रेपर ने 809 शेयर्स और बेचे थे at an average price of $239.54 पर शेयर। इसके बाद 1 मार्च को बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर डेनियल बैक ने भी 2000 शेयर्स बेचे थे at an average price of $287.59 पर शेयर, जिसकी टोटल वैल्यू करीब $5,75,000 होती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट 27 फरवरी को बैंक के सीईओ ग्रेगोरी बेकर ने कंपनी के 12,451 शेयर्स बेचे थे at an average price of $286 पर शेयर, वैल्यूड अराउंड $3.6 मिलियन। इसके अलावा कई सारे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट ने भी लास्ट वीक ही इस बैंक से अपने फंड्स विड्रॉ कर लिए थे और ये सारे पैसे उन्होंने दूसरी बड़ी बड़ी बैंक्स में ट्रांसफर कर लिए थे। लेकिन अभी भी कई सारे वेंचर कैपिटलिस्ट, टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स के पैसे इस बैंक में अटके हुए हैं। वैसे तो यूएस गवर्नमेंट इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में यूएस इकोनॉमी और बड़े बड़े बिजनेसेस भी इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बच पाएंगे और क्या इसका इंपैक्ट दुनिया भर के स्टॉक मार्केट पर भी आएगा? एज पर माय रिसर्च एंड एनालिसिस 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया भर की गवर्नमेंट और फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और एक्टिव हो चुकी है। जैसे एफडीआईसी ने इमीडिएटली बैंक का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है। आई एम वेरी श्योर कि यूएस गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व मिलकर इसको जरूर ठीक कर लेगी। यूएस में कई सारे शॉर्ट सेलर ऐसी अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे थे और मार्केट में पैनिक क्रिएट करके वो इससे पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब मार्केट में गिरावट आती है तब आपको अच्छे शेयर सस्ते दामों पर मिल जाते हैं और आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। आपको अच्छे शेयर्स कम प्राइस पर खरीद लेने चाहिए और लॉन्ग टर्म में आउटस्टैंडिंग रिटर्न का फायदा लेना चाहिए। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 2007 में टीसीएस के एक शेयर का प्राइस करीब 310 रुपए चल रहा था, लेकिन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यह शेयर 110 रुपए तक गिर चुका था और यही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी ऐसे शेयर्स को खरीदने की। ये देखिए, कुछ ही समय बाद 2010 में यह शेयर प्राइस करीब 400 रुपए तक पहुंच गया, यानी इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4 टाइम्स ग्रो हो गया जस्ट इन 1.5 इयर्स। और यही टीसीएस के एक शेयर का प्राइस आज करीब 3000 रुपए चल रहा है। दैट इज अराउंड 30 टाइम्स इन लास्ट 15 ईयर्स। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आने वाले फॉल्स टेम्पररी होते हैं और एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो ऐसे वक्त में अच्छे शेयर्स को सस्ते दामों पर खरीद लेता है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है।
तो दोस्तों आप भी अपने पोर्टफोलियो में ऐसे ही अच्छी कंपनी के स्टॉक कम प्राइस पर खरीद ले ताकि लॉन्ग टर्म में आपको भी आउटस्टैंडिंग बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है? क्या फिर से पूरी दुनिया में 2008 के जैसा ही एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है? आपका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।